आने वाले यूनियन बजट में हम घर खरीदारों की क्या जरूरतें हैं, क्या विश लिस्ट हैं और हमारे लिए वित्त मंत्री को क्या करना चाहिए, इसके दावे और डिमांड जो आप कर रहे हैं, तो क्या आपने हमसे कभी पूछा भी है? यह सवाल है देश भर के घर खरीदारों का बिल्डर्स से, जो प्री बजट विश लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री से अपनी ख्वाहिशों में, अपने सेक्टर के डिमांड्स में घर खरीदारों के नाम पर भी मुद्दे उठा रहे हैं। हर प्री बजट प्रेस रिलीज भरा पड़ा है, हर वीडियो स्टेटमेंट यही है कि बिल्डर आने वाले केंद्रीय बजट में अपने लिए क्या मांग रहे हैं वित्त मंत्री से और आम घर खरीदारों के लिए क्या मांग रहे हैं। लेकिन आम घर खरीदारों के नाम पर रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स के बजट विश लिस्ट से ये घर खरीदार जरा भी इंप्रेस्ड नहीं है। उल्टा ये तो पूछ रहे हैं कि हमने कब किसी बिल्डर के इंडस्ट्री बॉडी को कहा है कि आप हमारे लिए सरकार से डिमांड करें और क्या हो हमारे मुद्दे। लोग तो यहां तक पूछ रहे हैं कि अगर बिल्डर समझ भी पाते घर खरीदारों के बुनियादी जरूरतों को, उनके पेन पॉइंट्स को, तो फिर इस सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम ही क्यों होती। दरअसल इस देश में बिल्डर और होम बायर कभी भी एक पेज पर नजर नहीं आते हैं। जब कभी बात होती है किसी पॉलिसी की या फिर यूनियन बजट में डिमांड और विश लिस्ट की। घर खरीदारों की इसलिए भी इस बार मांग है कि उन्हें मिले डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्टर के सामने अपने विश लिस्ट पर बात करने का। दूर ही रखा जाए इन बिल्डर लॉबी को उन घर खरीदारों के मुद्दे उठाने से जिनकी असल प्रॉब्लम ही ये बिल्डर्स हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आम तौर पर हर साल हर इंडस्ट्री यूनियन बजट के पहले अपनी मांगें, अपनी विश लिस्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखते आए हैं। बात अगर देश में रियल एस्टेट की करें तो यूं तो ये एक इंडस्ट्री है भी नहीं, लेकिन एक सेक्टर के तौर पर इनकी डिमांड इंडस्ट्री स्टेटस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, आसान और सस्ती फंडिंग और वो तमाम मुद्दे रहे हैं जो शायद वो भी जानते हैं कि उनकी तमाम लॉबिंग के बाद भी ये पूरी होने वाली विश लिस्ट नहीं है। और शायद उन्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा था अभी पिछले कुछ सालों तक, जब तक कि मार्केट में डिमांड हाई थी और उनकी बिक्री हो रही थी और वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे। बजट विश लिस्ट इन बिल्डरों के लिए बस एक लेवल का पब्लिसिटी और पीआर लिवरेज ही रहा था कि देखो हम कैसे मजबूर हैं और कितने ही चैलेंजेस के बीच घर बनाने का इतना बड़ा काम, कोट अनकोट इतना बड़ा काम कर रहे हैं और फिर भी सरकार तो हमारी कोई बात सुनती ही नहीं है। वैसे ये बिल्डर्स इतने सेल्फ एंटाइटल्ड हैं कि आपके पैसे लेकर आपको ही घर बनाकर हैंडओवर करने को भी एक बड़ा काम, एक लेवल का एहसान ही मानते हैं। लेकिन इन बिल्डर लॉबी के सेल्फ एंटाइटलमेंट के बीच फिर बदलने लगे हालात जब मार्केट में डिमांड ही कम हो गई, और वो इसलिए कि अब डिमांड साइड पर प्रेशर था। एक आम घर खरीदार के परचेज पावर और अफोर्डेबिलिटी रियल एस्टेट में जो दरअसल उनकी लोन एलिजिबिलिटी ही थी, ना कि रियल परचेज पावर, वो भी अब नहीं रही, क्योंकि एक तरफ तो उनकी सैलरी ग्रोथ इन्फ्लेशन के रेट से कम हो रही है और दूसरी तरफ देश का प्रॉपर्टी मार्केट एक अलग ही लेवल पर प्रीमियमाइजेशन के खेल में उतर गया है। वैसे बिल्डर लॉबी तो हर बजट के पहले अपनी डिमांड का रोना लेकर बैठ ही जाते हैं, अपनी मुश्किलात का बखान करते हैं, लेकिन बजट में मिलता कुछ है नहीं। और फिर भी पता नहीं क्यों पोस्ट बजट रिएक्शन में कोई एक सिल्वर लाइन ढूंढकर बजट को ऐतिहासिक भी बताने लगते हैं। पता तो खैर हर किसी को है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर तो 1000 सवालों से अच्छी है उनकी खामोशी। न जाने कितने ही सवालों की आबरू रख लेती है। और शायद इसलिए भी पिछले कुछ सालों में बिल्डर लॉबी ने अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के बजट रिप्रेजेंटेशन में और पब्लिक पॉस्चरिंग में अचानक से ही घर खरीदारों की बात करनी शुरू कर दी है। घर खरीदारों के लिए टैक्स इंसेंटिव से लेकर
एफोर्डेबल घरों की प्राइस लिमिट 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख तक करने जैसे मांग अब होने लगे हैं। हर इंडिविजुअल बिल्डर का प्रेस रिलीज भी कुछ ऐसा आने लगा है कि उनकी डिमांड बिल्डर साइड के लिए क्या क्या है और घर खरीदारों के लिए क्या क्या जरूरी है आने वाले बजट में। यूं घर खरीदारों के लिए बजट में रखे डिमांड्स होते उनके खुद के लिए ही हैं ताकि उनका सेल बढ़े, लेकिन मीडिया में अपने पब्लिसिटी बजट के भरोसे एक नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाती है कि जैसे अब ये बिल्डर ज्यादा जिम्मेदार हैं और कंज्यूमर्स के कंसर्न्स को समझते हैं। लेकिन आज तो ये कंज्यूमर्स ही पूछ रहा है कि हमने कब कहा था कि हमारे मुद्दे आप उठाओ। आप तो हमारे बहाने अपने लिए डिमांड कर रहे होते हैं। ट्रैक टू रियल्टी के प्री बजट डिस्कशंस में घर खरीदारों ने तो साफ तौर पर कहा कि हमने तो किसी को कभी ऑथोराइज ही कहां किया है कि हमारे पेन पॉइंट्स आप उठाओ पावर कॉरिडोर्स में। हमारी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही आप बिल्डर्स की वजह से है और हमें अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन क्यों न मिले। आज घर खरीदारों की असल समस्या है उनकी परचेज पावर और बिल्डर्स के टाइम से प्रोजेक्ट कंप्लीशन ना करना। वैसे और भी मुद्दे उठाए हैं इन बायर्स ने, लेकिन यूनियन बजट एक फिस्कल पॉलिसी का रोड मैप होता है, ना कि कोई कानून बनाने का। इसलिए हम बहुत से उन मुद्दों को अलग रख रहे हैं। आज के इस वीडियो से हम उन मुद्दों को अलग रखकर, जैसे कि रेरा को बिल्डर सेंट्रिक से बायर सेंट्रिक बनाया जाए, वो मुद्दा फिर कभी किसी और वीडियो में। इस बार केंद्रीय बजट से पहले इन घर खरीदारों ने यह पूछा कि एफोर्डेबल हाउसिंग का लिमिट 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख करने का फायदा किसे मिलेगा, बिल्डर को या बायर को? क्या सारे ही एफोर्डेबल हाउसिंग का टैक्स इंसेंटिव बिल्डर को नहीं मिल जाएगा ऐसे? और वो इसलिए भी कि एफोर्डेबल सेगमेंट के घर खरीदार तो 70 लाख तक का घर खरीद ही नहीं सकते हैं। उन्हें तो चाहिए 45 लाख तक में ही घर, जो ये बिल्डर अपने कम प्रॉफिट मार्जिन की वजह से बना ही नहीं रहे हैं। आखिर कैसे बढ़ जाएगी लो कॉस्ट बजट वाले घर खरीदारों की परचेज पावर अगर एफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट को 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दी जाए? आज शहर में इन आम इंडियंस की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है सर के ऊपर एक छत। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर क्या हैं या फिर क्या क्या हैं मेजर डिमांड्स वित्त मंत्री से इस बजट में इन घर खरीदारों के। पहली डिमांड तो इन घर खरीदारों की यह है कि एफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट बढ़ाने की बजाय फोकस शिफ्ट हो 45 लाख तक के बजट में घर की सप्लाई बढ़ाने पर। इनकी मांग यह भी है कि हर शहर में, खासकर उन शहरों में जहां वो रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, उसके जॉब कैचमेंट एरिया के आसपास ही एफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनाए जाएं और डेवलपर्स को लग्जरी हाउसिंग का परमिशन या लाइसेंस देने के एवज में उन्हें ऐसे जोन्स में एफोर्डेबल हाउसिंग बनाने को बाध्य किया जाए। यह कुछ ऐसा हो जैसे कि कई देशों ने सोशल हाउसिंग पॉलिसी के तहत किया है। हमने इन घर खरीदारों से यह भी पूछा कि शहर में एवरेज वर्किंग क्लास के लिए जब घर खरीदना एफोर्डेबल नहीं रह गया है और साथ ही घर खरीदना उनका एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है, तो क्या एफोर्डेबल सोशल हाउसिंग उन्हें एक्सेप्टेबल है? अगर सरकार कानूनन ऐसा बनाने को बिल्डर्स को कहे। ज्यादातर घर खरीदारों ने यह कहा कि उनकी डिमांड तो यूनियन बजट में यही है कि हाउसिंग पॉलिसी रेंट टू ओन टाइप की हो। वैसे उन्हें किराए पर रहने से भी परेशानी नहीं है अब, जबकि प्रॉपर्टी उनकी परचेज पावर से ही बाहर जा चुकी है। लेकिन समस्या यहां सिर्फ इस बात से है कि इंडिया में प्रॉपर्टी ओनर्स का इंटरफेरेंस टेनेंट के साथ बहुत ज्यादा होता है। अगर महानगरों में हैसल फ्री टेनेंसी के लिए पॉलिसीज हों तो लोग होम ओनरशिप के लिए अपने होम टाउन की तरफ देखेंगे, जहां की घर आज भी अफोर्डेबल है। मॉडल टेनेंसी एक्ट को लेकर ये घर खरीदार काफी क्रिटिकल हैं और इनका कहना है कि ऐसे किसी कानून का फायदा ही क्या जो बजट में सौगात की तरह बांट दी जाए और जमीन पर
उसका कोई नामो निशान ही ना हो। घर खरीदारों की दूसरी बजट विश लिस्ट है एफोर्डेबल और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक अलग तरह का टैक्स इंसेंटिव, जो सिर्फ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन तक सीमित ना हो। उनका मानना है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत होम लोन पर इंटरेस्ट की 2 लाख तक की छूट हो या फिर सेक्शन 80C की ही बात हो, इससे थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन यह उनके हाउस परचेज पावर को नहीं बढ़ाता है। देश भर के घर खरीदारों का यह मानना है कि एफोर्डेबल घरों पर अलग होम लोन इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, स्टैंप ड्यूटी बहुत कम होनी चाहिए और अंडर कंस्ट्रक्शन एफोर्डेबल घरों पर जीएसटी नहीं होनी चाहिए। लग्जरी हाउसिंग और एफोर्डेबल हाउसिंग पर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में जीएसटी स्लैब अलग हो सकता है, तो फिर रजिस्ट्री के समय स्टैंप ड्यूटी में क्यों नहीं? इन सब से परे सबसे बड़ा मुद्दा आज है सरकार के सामने इन घर खरीदारों का कि प्रोजेक्ट अटकने को लेकर बनाई जाए एक नेशनल पॉलिसी। और हां, यहां पर भी घर खरीदारों का बजट विश लिस्ट वो नहीं है जो उनके बिहाफ पर बिल्डर बताते हैं। इन बिल्डर्स के मुताबिक तो जब एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अटकता है तो बैंकों का एनपीए बढ़ता है, अर्थव्यवस्था पर दबाव आता है और सबसे बड़ी बात तो यह कि घर खरीदारों का पैसा फंस जाता है। इसलिए वो स्टक प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में एडिशनल फंड मांगते हैं और अपने लोन को भी आसान बनाने के लिए रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर करने की बात करते हैं। लेकिन घर खरीदार पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट अटकते ही क्यों हैं? क्यों एक बिल्डर को उसकी फाइनेंशियल हैसियत से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट करने की इजाजत मिलती है? क्यों उसका फिस्कल बैंडविड्थ पहले चेक नहीं होता है? क्यों एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को बस बिल्डर्स के किसी भी एजम्पशन पर लॉन्च करने की इजाजत दे दी जाती है? और इसलिए घर खरीदारों का सबसे बड़ा बजट डिमांड स्ट्रेस फंड नहीं, बल्कि वो प्रोविजंस हैं जहां की एक विलफुल डिफॉल्टर बिल्डर की पर्सनल वेल्थ को ही जब्त किया जाए। कोई बिल्डर रिच प्रमोटर ऑफ सिक कंपनी बनने की सोच भी ना सके। तो ये सब हैं घर खरीदारों के बजट विश लिस्ट की मुख्य बातें। अब कुछ सवाल ट्रैक टू रियलिटी की तरफ से भी। क्यों वित्त मंत्री घर खरीदारों की डिमांड बिल्डर्स से सुने और क्यों ना हो होम बायर्स का डायरेक्ट बजट रिप्रेजेंटेशन? क्या सिर्फ इसलिए घर खरीदारों को बजट में नहीं सुना जाता है कि वो बिखरे हुए हैं, अलग अलग शहर में और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हैं? हां, यह सच है कि बिल्डर्स का एसोसिएशन संगठित है और इस देश में बात उसी की सुनी जाती है जो संगठित हो, जिसके पास एक फाइनेंस हो। लेकिन सबसे बड़े टैक्स पेयर तो देश में यही घर खरीदार हैं। घर खरीदने के दरमियान भी और उस फाइनेंशियल परचेज पावर में होने पर और भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेयर के तौर पर क्यों रहे सरकार का ज्यादा फोकस बिल्डर्स पर, ना कि सीधे घर खरीदार को राहत देने पर? और अंत में कुछ सवाल तो बिल्डर्स से भी। क्यों आपका बायर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, आपको अपने हितों के खिलाफ देखता है? ऐसे कैसे करेंगे आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस का इमेज मेकओवर? है किसी के पास कोई जवाब? खैर, हम तो आगे भी उठाते ही रहेंगे घर खरीदारों के मुद्दे और उनकी आवाज। और हमारी इस आवाज को सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया।